नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार दूसरे दिन उच्च कारोबार करते दिखे, क्योंकि निवेशकों को एफटीएक्स से प्रभाव की आशंका बुधवार को और कम हो गई, जिससे क्रिप्टो मार्केट को समर्थन मिला। एफटीएक्स के पास $1.24 बिलियन कैश रिजर्व्स होने की खबर के बाद एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रीड ने इन्वेस्टर्स से कंपनी को बचाने की उम्मीद जगाई, जिससे बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसीज में वैल्यू बाइंग शुरू हो गई। टेरा लूना के पतन और इसके व्यापक प्रभावों की यादें ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट के पतन के बाद बाजार सहभागियों के दिमाग में अभी भी ताजा है और एफटीएक्स जैसी घटना उन्हें इसकी याद दिलाने का काम करती है। हालांकि एक पत्र में सैम बैंकमैन-फ्रीड ने अपने निवेशकों को आश्वासन दिया और कहा, शायद अभी भी कंपनी को बचाने का मौका है। मेरा मानना है कि नए निवेशकों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जेन्युइन इंटरेस्ट है, जो ग्राहकों को संपूर्ण बनाने के लिए लिए जा सकती है। ये पत्र इस खबर रिपल के ब्रैड गार्लिंगहाउस और ट्रॉन के जस्टिन सन द्वारा एफटीएक्स की संपत्ति खरीदने में रुचि के बाद आई है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.2% बढ़कर $16,730 पर कारोबार किया, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 5.5% से अधिक जाते हुए $1,200 पर ट्रेड किया। एफटीएक्स ने फेडरल जज को सूचित किया कि वह चाहता है कि बिटको अपनी बाकी बचे हुए डिजिटल एसेट्स की रक्षा करे, क्योंकि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। बिटगो के साथ एक कस्टोडियल सर्विसेज एग्रीमेंट 13 नवंबर को साइन किया गया था। लगभग एक दिन बाद किसी ने अनऑथराइज्ड ट्रांसफर पूरा किया और एफटीएक्स अकाउंट से $372 मिलियन वर्थ का एसेट्स ड्रेन किया। कंपनी और उसके सहयोगियों को एसेट्स को मूव करने से पहले अपने बैंक्रप्सी की देखरेख करने वाले जज से पूछना होगा। एफटीएक्स ने कल अदालत को बताया कि वह चल रहे साइबर खतरों और चोरी को लेकर चिंतित है। एफटीएक्स ने बिटको को $5 मिलियन अपफ्रंट फी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है और कंपनी एफटीएक्स के डिजिटल एसेट्स के एवरेज यूएस डॉलर वैल्यू के बराबर मंथली फी देगी, जिसे 1.5 बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। डील की अनाउंसमेंट करते हुए कंपनी के लॉयर्स का अनुमान है कि 16 नवंबर तक बिटगो को $740 मिलियन वर्थ के एसेट्स के इनिशियल ट्रांसफर के आधार पर हर महीने लगभग $100,000 का एफटीएक्स कॉस्ट होगा। ट्विटर के नए ओनर एलॉन मस्क ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने मस्क के ट्विटर टेकओवर में $100 मिलियन का निवेश किया था। एक बिजनेस इनसाइडर हेडलाइन में आरोप लगाया गया कि एसबीएफ के पास नए प्राइवेट ट्विटर में $100 मिलियन स्टेक है। मस्क ने ट्वीट किया, झूठ। मस्क का इनकार अब तक अस्पष्ट है और सिर्फ एक हेडलाइन के रिस्पॉन्स में कहा गया था कि एसबीएफ $100 मिलियन स्टेक का मालिक है। उन्होंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि वे रिपोर्ट के किस हिस्से को झूठा कह रहे हैं और क्या एफटीएक्स फाउंडर इस डील में शामिल थे या नहीं। इस महीने की शुरुआत में लीक हुई एफटीएक्स बैलेंस शीट पर ट्विटर स्टॉक में $43 मिलियन को कंपनी के इलिक्विड एसेट्स में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रसिद्ध एनएफएल क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी और एनबीए स्टार स्टेफ करी उन मशहूर हस्तियों में शामिल हैं जिनकी जांच टेक्सास रेगुलेटर द्वारा संभावित सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन के लिए की जा रही है, जो कि डिफंक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के उनके द्वारा किए गए प्रचार से संबंधित है। टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो रोटुंडा ने कहा कि बोर्ड ब्रेडी, करी और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त भुगतान की समीक्षा कर रहा है ताकि एफटीएक्स के लिए उनके समर्थन के साथ साथ उनके द्वारा किए गए खुलासे और रिटेल इन्वेस्टर्स तक उनकी पहुंच का प्रचार किया जा सके। ये खबर एक हफ्ते से भी कम समय के बाद आई है, जब एक इन्वेस्टर ने एफटीएक्स, इसके पूर्व सीईओ और एक्सचेंज को बढ़ावा देने वाली मशहूर हस्तियों के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया, जिसमें ब्रेडी, करी, कॉमेडियन लैरी डेविड और एनबीए हॉल ऑफ फेमर शकील ओनील शामिल हैं। कॉस्मोस ब्लॉकचेन आधारित इकोसिस्टम ओनोमी ने हाल ही में अपने नए प्रोटोकॉल के विकास के लिए लाखों रुपए जुटाए हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और विदेशी मुद्रा बाजार को बाद में ऑन चेन लाने के लिए जोड़ती है। डेवलपर्स के अनुसार सबसे हालिया फंडिंग राउंड में प्रमुख उद्योग के खिलाड़ियों से $10 मिलियन प्राप्त हुए हैं, जिनमें बिटफिनिक्स, आवा लैब्स, मेकर फाउंडेशन और सीएमएस होल्डिंग्स शामिल हैं।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने के बारे में जापान के संदेह के बावजूद बैंक ऑफ जापान संभावित डिजिटल येन के साथ प्रयोग करने जारी रखता है। जापानी सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी जारी करने के पायलट के संचालन के लिए 3 मेगा बैंक और क्षेत्रीय बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। स्प्रिंग 2023 से पायलट जापान की राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी डिजिटल येन जारी करने के लिए डेमो प्रयोग प्रदान करेगा। परीक्षण के हिस्से के रूप में बैंक ऑफ जापान से ग्राहकों की जमा राशि और बैंक खातों से निकासी के साथ किसी भी समस्या का पता लगाने और हल करने के लिए प्रमुख निजी बैंकों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। पायलट में इंटरनेट के बिना भुगतान को लक्षित करते हुए जापान के संभावित सीबीडीसी की ऑफलाइन कार्य क्षमता का परीक्षण शामिल होगा। कथित तौर पर बिना लाइसेंस वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाजार नियामक द्वारा ब्लॉक अर्नर पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन द्वारा 23 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार ब्लॉक अर्नर ने क्रिप्टो संपत्ति के आधार पर अलग अलग फिक्स्ड यील्ड अर्निंग प्रोडक्ट्स की पेशकश की। उत्पादों को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वे एक प्रबंधित इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो शिकायत के अनुसार उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा के बिना रखते हैं। बिजनेस न्यूज ऑस्ट्रेलिया को दिए गए एक बयान में ब्लॉक अर्नर को फाउंडर और सीईओ चार्ली कैराबोगा ने कहा, हालांकि हम पृष्ठभूमि को समझते हैं, ये एक निराशाजनक परिणाम है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी रेगुलेटर्स और इनोवेटर्स के बीच घर्षण पैदा करती है। एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर जिसने पिछले महीने कंट्रोवर्शियल प्राइस मैनिपुलेशन स्कीम में $100 मिलियन से ज्यादा बनाने के बारे में दावा किया था, ऐसा लगता है कि 22 नवंबर को इसी तरह के एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट में लाखों का नुकसान हुआ है। ऑन चेन डेटा के अनुसार अक्टूबर मैंगो मार्केट हैक के पीछे के ट्रेडर अब्राहम ईजनबर्ग ने हाल ही में डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म आवे से 40 मिलियन कर्व टोकन्स बोरो किए थे। ये ड्रास्टिक मूव टोकन बेचने का एक अपैरेंट स्कीम का हिस्सा है, जिससे CRV की वैल्यू गिर गई है और टोकन पर शॉर्ट पोजीशंस में लाखों डॉलर बेचे गए हैं, जिसे आवे मैसिव अमाउंट में बैड डेट के साथ छोड़ दिया गया है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ दायर दस्तावेजों के अनुसार Block.one के CEO ब्रैंडन ब्लूमर ने 16 नवंबर को कंपनी के स्टॉक के 2.9 मिलियन शेयर्स खरीद के साथ सिल्वरगेट में 9.3% स्टेक हासिल कर ली है। Block.one EOS ब्लॉकचेन के पीछे स्टार्टअप ने 2.4 मिलियन शेयर्स की खरीद के साथ अलग से बैंक में 7.5% स्टेक हासिल कर ली। 23 नवंबर दोपहर 2:40 पर कंपनी के शेयर 8.8% ऊपर थे। ट्रेडिंग व्यू के डेटा के अनुसार EST $27.47 पर ट्रेड करेगा। हालांकि पिछले हफ्ते का लॉस लगभग रिवर्स हो गया है। FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स से संबंधित नतीजों के बारे में चिंताओं के बीच पिछले महीने के शेयरों में 49% की गिरावट आई है। एपकॉइन DAO को एक नया NFT मार्केटप्लेस मिल रहा है जो बोर्ड एप यॉट क्लब, म्यूटेंट एप यॉट क्लब, बोर्ड एप कैनल क्लब और एडोडीड NFTs को बेचेगा। कम्युनिटी ने अगस्त के बाद से एक bespoke मार्केटप्लेस का अनुमान लगाया है, जब इसे बनाने में रुचि रखने वाली कई कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनमें से मैजिक ईडन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और रेरेबल ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। एक अन्य कंटेंडर एक्स मार्केटप्लेस ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह भी असफल रहा। अल्टीमेटली स्नैक सॉल्यूशंस के फाउंडर जैक हीरवेगन और जेसन जोंग की 2-man टीम ने कम्युनिटी के सपोर्ट को जीतने के लिए इनफ ट्रैक्शन प्राप्त किया। स्टार्टअप जो जुलाई में लॉन्च हुआ था और करंटली अपने प्री सीड फंडिंग राउंड को बंद कर रहा है, वह NFT कलेक्शंस के लिए वाइट लेबल मार्केटप्लेसेस बना रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।